में जो हमने डिस्कस करना है वो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का करना है। अब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उनको हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहा है। किन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम? गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल and how the Maxwell distribute the velocities. Maxwell साइंटिस्ट है जिनका बहुत नोटेबल वर्क है गैस की स्टडी के, गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर पे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था गैस की जो मॉलिक्यूल है उसकी नेचर को समझने के लिए, एंड ही इज द फर्स्ट वन साइंटिस्ट दैट गिव अस द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये कुछ हमारे कंटेंट्स हैं जिनमें सबसे पहले है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को डिस्कस करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द प्रोबेबल डेंसिटी फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, and we talk about Maxwell distribution curve and what is the effect of temperature on distribution curve and the effect of mass on distribution curve. तो ये जो तमाम टॉपिक हैं ये आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या है? यू नो दैट जो मैक्सवेल है एंड अदर साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को और जो गैसेस लॉज हैं उनको जो डील करती थी। देयर आर मेनी गैसेस लॉ लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। these are different laws that you already know about it। इन सब की हाउ नो आपको है कि ये क्या laws बताते हैं। बेसिकली ये laws डील करती हैं गैस के वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के आपस में रिलेशन पे। और एक बात, ये तमाम के तमाम जो laws हैं ये ओबे करते हैं आइडियल गैसेस को, ठीक है। और जो आइडियल गैसेस होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर नॉट रियल इन नेचर। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है। जितने लॉज हैं ये किसको ओबे करते हैं, ये कब ओबे होते हैं? जब गैस विल बी आइडियल, एंड देयर इज नो आइडियल गैस इन द नेचर, ऑल आर द गैसेस आर रियल, ठीक है। सो जो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन थे इन्होंने जो गैसेस के बिहेवियर के बारे में हमें डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी और उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था दैट इज अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक जो गैस है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ रैपिड मोशन। कोई भी गैस है उसके पास बेज़्यादा मॉलिक्यूल है और उनकी जो मोशन है वो बहुत ही ज्यादा तेज है एंड रैंडम है। इसको ये जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसको कहा गया था कि ये क्या है? इस थ्योरी को, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहा जाता था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं ये कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट वन, दैट गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम दैट आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। Second one, the molecule volume of the molecule of the gases is negligible as compared to the volume in which gas is contained. So what does it mean? कि जो molecule का जो volume है वो negligible as compared to the gas of volume, total volume of the gas. So यहाँ पे ये जो एक postulate था बाद में इसको थोड़ा सा इन्होंने रिवाइव भी किया था और इसको दोबारा से देखा गया था क्योंकि ये यहाँ पे एक faulty postulate था। Third one is that attractive and repulsive forces between gas molecules are negligible. Fourth one, energy can be transferred between the molecule during collision. As you know that gas के जो molecule हैं वो आपस में randomly move कर रहे हैं rapid motion के साथ। अब जब वो movement कर रहे हैं तो उनके दरमियान collisions हो रही हैं। अब जब collision है that is perfectly elastic. Here question is what is the difference between इलास्टिक एंड इनइलास्टिक collision। तो इलास्टिक collision वो होती है जिसके अंदर जो नेट चेंज इन एनर्जी है वो जीरो है। कोई भी एनर्जी का ना तो लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहे अगर आफ्टर collision, जितनी बिफोर collision एनर्जी थी आफ्टर collision भी कंजर्व रहे, उसको कहते हैं कि इट विल बी इलास्टिक collision।
तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे में आपस में वो मूव करते हैं तो क्या होता है, उनके दरमियान कोलिजन्स होती हैं। उन कोलिजन की वजह से क्या होता है, वहां पे ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और कोई चेंज इन एनर्जी नहीं आता। अब यहाँ पे देखें, हम जो बात करते हैं ना वेलोसिटीज की, जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज हैं और वो क्यों चेंज होती हैं, इन कोलिजन्स की वजह से ही। हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल ने आके हिट किया, उसके साथ कोलाइड किया, तो क्या करेगा, वो उसकी स्पीड को चेंज कर देगा। वो मॉलिक्यूल आगे किसी और के साथ जाके टकराएगा, जब वो किसी और को टकराएगा वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। इसी वजह से जो एक, अगर आप गैस का कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो उन मॉलिक्यूल में जो उनकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट क्यों नहीं एक जैसी रहती, ड्यू टू द कोलिजन। और ये जो कोलिजन है मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल की, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसका एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इज ऑलवेज टेकन इन द केल्विन टेम्परेचर। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर पे जो तमाम मॉलिक्यूल गैस के हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है एट गिवन टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ रूम टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगी, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये कुछ पोस्टुलेट थे, इनके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी भी हाउ नो है, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में भी बताए जाते हैं। इसको सिर्फ हमने एक दफा रिवाइव किया है। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो हमने किसको डील करना है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को। ठीक है, हमारा जो पर्टिकुलर फोकस है आज के लेक्चर में वो किसके ऊपर है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पे। नाउ यू नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, there a gas consists of large number of molecule, ठीक है, and if they are consist of large number of molecule, they are in rapid motion and each particle has different speed. Why each particle has different speed? Because due to collision. When the particle of the gas have a collision, then the speed of the particle will be changed. डेफिनेटली ये फैक्ट है। अगर गैस के मॉलिक्यूल आपस में मूव कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल गैस का किसी जगह पे पड़ा हुआ है, वहां ऊपर से कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो उसको हिट करेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा। डेफिनेटली जब उसको हिट करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट किसी की तरफ गया है, उसने उसको आगे जाके इनहेंस कर दी स्पीड। दैट्स वाई ये जो एक स्पीड है जो मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो कांस्टेंट नहीं रहती, उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है। कोई जो सा किसी की फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड कर लो, किसी की 10 कर लें, किसी की 15, तो वो कांस्टेंट नहीं रहती। और वो जो वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट होने की क्या वजह है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन्स होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गैस रिक्वायर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल स्पीड। तो अगर हम लोगों ने गैस की मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है, तब एक एक मॉलिक्यूल की जो हमारे पास स्पीड है ना, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर मैंने 1 मोल ऑफ गैस की आपको कहा है कि 1 मोल ऑफ गैस है, अगर 1 मोल ऑफ गैस भी है, उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। तो देखिए इतने एक मोल के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, हम किस किस पार्टिकल की स्पीड को नोट डाउन करें। कभी भी इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं पॉसिबल कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पीड को फाइंड किया जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोगों ने जो पार्टिकल्स की जो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया है, हमने उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूट को समझने का क्या आसान तरीका है, फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी एग्जांपल दे देते हैं, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने ये कहा कि पंजाब में जितने लोग हैं जो भी जो जॉब करते हैं, उन सबकी सैलरीज बताई जाए कि ईच बंदे की कितनी सैलरी है, उसका मुझे आप एक ग्राफ दे दें, तो हर बंदे की सैलरी का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोग हैं,
सैलरीज में भी वेरिएशन है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम होगी, किसी की थाउजेंड्स में होगी, किसी के लैक्स में होगी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर हम क्या करें, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना दें। जैसे मैं कहूं कि भाई पहले जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जिनकी 1000 से 10,000 तक सैलरी है उनका हमने एक प्लॉट बनाया है, 10 to 20 तक दूसरा, 20 to 30 तक तीसरा, इस तरह मैंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब हम अगर किसी बंदे की मुख्तलिफ लोगों की सैलरीज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है किस तरह के इतने सारे लोगों की सैलरीज को फाइंड आउट करना मुश्किल था। जितने ज्यादा लोग हैं उतनी सैलरीज हैं, सैलरीज में भी वेरिएशन है, हम किस किस की करें, वो तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन जाएगा। उससे बेहतर ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमने उनके पैचेस बना दिए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन जो से हैं वो पैकेज बन गए हैं। अब डिफरेंट पीपल हैं कि हम देखें कि भाई इतने 10,000 लोग हैं जिनकी 0 से 10%, 10,000 तक पे है, वो सारे उसमें आ जाएंगे। डिफरेंट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा लोगों को जज करना कि किसकी सैलरी की रेंज कितनी है। सेम ये जो एग्जांपल है इसको हम फिट कर लेते हैं गैसेस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पे। एक गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट हमारा जोन सी है वेलोसिटीज है। ठीक है, अब डिफरेंट वेलोसिटीज क्यों है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कोलिजन की वजह से। अब अगर मैंने आपको 1 मोल भी कह दिया कि सिर्फ 1 मोल की करें तो उसके अंदर भी इतने सारे पार्टिकल्स हैं, आप किस किस की करेंगे। इसलिए बेहतर है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस की जो स्पीड है, जो वेलोसिटीज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने डिफरेंट पैचेस बना दिए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी ये किसने की थी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की, ये की थी हमारे पास मैक्सवेल ने। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, दैट वी डिस्कस्ड इन लेटर सेक्शन। ठीक है, अब जो हमारे पास वेलोसिटीज की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास वो क्या है। Probability, already you know that what is the probability density mean, probability means the chance, कि क्या चांसेस हैं किसी भी चीज के पाए जाने की। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी इसको हम क्वांटम के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फाइंड आउट द चांस, कि कितना चांस है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटीज में, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कितनी है, उसके कितने चांसेस हैं, उसको यहाँ पे हमने कह दिया है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि हम लोगों ने हमारे लिए ये मुश्किल है कि तमाम मॉलिक्यूल्स की जोन सी है हम क्या करें, हम उनकी जो है स्पीड को फाइंड आउट करें। इसलिए बेहतर है कि हम लोगों ने उसको डिफरेंट पैचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब हमने डिफरेंट पैचेस बना दिए हैं, डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ पैचेस में फॉल करेंगे, कुछ में करेंगे। जहां पे जिस पैकेज में डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की फॉल करेगी वहां पे हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एक बात यहाँ पे जो नोटेबल है वो क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये बात अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने क्या बना दिया है, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि हम लोगों ने पैकेजेस बना दिए हैं। ठीक है, अब अगर आपने पैकेजेस बना दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, छोटे छोटे पैकेजेस हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गैस के हैं, वो अब उन पैकेजेस में कहीं डिफरेंट जगह पे फॉल करेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो है फॉल करेंगे कि इतने मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी इतनी है, उसको हम क्या कह देंगे, इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कि यहाँ पे ये वाला जो पैकेज है यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है जिनकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी।
ठीक है, तो ये उस टर्म के लिहाज से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? चांस। किसी भी जो हमारे पास एक पाए जाते हैं, ये कितना चांस है। अगर मैं इसको एक ग्राफ की मदद से देखूं, अगर आप यूं कंसीडर कर लें कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ पे मैंने जो स्पीड है उसकी जो हम यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हमारे पास जो स्पीड है उसके हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे उसकी जो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे वहां पे क्या लिया है, यहाँ पे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो ले लिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिए हैं। और सपोज करें कि मेरे पास एक इस तरह का कर्व आ गया, सपोज करें। अब ये कर्व मुझे क्या बताएगा? ये कर्व मुझे बताएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पीक पॉइंट है, यहाँ से ये जितने मॉलिक्यूल आएंगे ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह जब इस डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा क्या है कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअली जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करना मुश्किल थी। इस वजह से हम लोगों ने उसके डिफरेंट पैकेजेस बना दिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जिस पैकेजेस में सबसे ज्यादा वेलोसिटी के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उसको हमने कह दिया कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और वो कितनी होगी, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब क्वांटम के अंदर हमने वहां पे देखा था, जैसे हमने अगर वेव फंक्शन की भी बात की थी कि हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, उसको हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, वो हमेशा 1 की इक्वल होना चाहिए। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटीज की। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। वो जोन सी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर हो रही होती है, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब हम लोगों ने पर्टिकुलर फ्रैक्शन के लिए देखना है कि एक आपने गैस, एक कंटेनर है, वहां पे आपने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन उठाया गैस के मॉलिक्यूल का। सपोज करें कि आपके कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से आपने 2 को उठाया और आपने उनकी वेलोसिटी चेक कर ली, तो वो क्या है? वो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। अब उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर आपने जो स्पीड चेक की है उसकी आपने रेंज बना दी है। कहां से? आप कह रहे हैं कि 0 टू इंफिनिटी। 0 का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल जो स्पीड है वो 0 है, मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहे, और इंफिनिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। तो ये एक आप लोगों ने रेंज बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इसके दरमियान ही कहीं ना कहीं तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है वो पाई जाएंगी, और वो हमेशा किसके इक्वल होने चाहिए? वो 1 के होनी चाहिए। If this equal to 1, then you said that probability distribution function of velocity is satisfied. अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, 1 नहीं होती, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो सा है उसकी आपकी वेलोसिटी नहीं है। हालांकि ये बात तो गलत है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको ये बताती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं एट अ रैपिड एंड अ रैंडम मोशन। ओके, अब ये जो हमारे पास है, हमने कहा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज की आ गई हैं। इनको आगे डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ कंप्यूट किया गया है। यहाँ पे ये फार्मूला तो वही है कि जो वेलोसिटीज का फंक्शन है, ठीक है, उसको कहाँ से है? 0 से इंफिनिटी। ये भी वही है। यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है? डेट इज द वी बार स्केयर, वी फॉर द वेलोसिटी एंड द वी बार। वी बार क्या होता है? बार कब हम लगाते हैं? जब हम किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो मीन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वी बार रिप्रेजेंट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब की जो वेलोसिटीज का एवरेज ले लें, उसको आप क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू द सेम वन फॉर्मूला, एंड इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड वी स्केयर बार ये क्या है? दिस इज बेसिकली द स्केयर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग रूट मीन स्केयर वेलोसिटी भी कहते हैं।
ठीक है। जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है, इनकी वेलोसिटी सिर्फ एक तरीके से एक टर्म से डिफाइन नहीं हुई, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वेलोसिटीज की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम यही देखेंगे कि इन वेलोसिटीज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो फार्मूलाज लिखा है ये हमें क्या सिर्फ बता रहा है, ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा है, किसके लिए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, जहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आप यहाँ देख सकते हैं, वहां पे सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया है, और जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं है, अदरवाइज जो तमाम बाकी फार्मूला है वो क्या है, वो सेम ही है। Type of molecular velocity, I already tell you there are three types of velocity for the gas molecule. One is the average velocity, most probable velocity, root mean square velocity. इन तीनों के जो अगर हम इनको मैथमेटिकली देखें कि इसको कैसे ड्राइव करते हैं, तो जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको फार्मूला है 3RT/m अंडर रूट और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT/m अंडर रूट और एवरेज वेलोसिटी 8RT/m अंडर रूट। इन तीनों, ये जो तीनों फार्मूलेज हैं कि कैसे ड्राइव हुए हैं, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है ये उसकी डेरिवेशन के जरिए मैक्सवेल ने ही फाइंड आउट किए थे कि दीज आर द रिलेशन, दीज आर द फार्मूला। ये फार्मूलाज हैं, इनके अंदर अगर आप रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दें किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की, तो आप उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे R क्या है हमारे पास, R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी जनरल गैस कांस्टेंट, और जो जनरल गैस कांस्टेंट है R, उसकी क्या वैल्यू होती है, अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें दैट इज 8.314 जूल पर सेकेंड समथिंग दिस वन। और हमारे पास T क्या है, ये T हमारे पास टेम्परेचर है, जो हम हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। और M क्या है, M हमारे पास मोलर मैस है, किसी भी गैस का मोलर मैस। और मोलर मैस क्या होता है, दैट इज द मैस गिवन इन ग्राम। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों को ध्यान में रखने वाली, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट most probable velocity, average velocity or the root mean square velocity of a given gas molecule. किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको वेलोसिटी को बताया गया है, सपोज मैंने कहा कि आप ऑक्सीजन गैस है, इसके मुझे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाएं। फार्मूला आपके पास है 3RT/m। R आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट है। T अगर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आप कंसीडर कर लें कि वो क्या है, रूम टेम्परेचर है। मोलर मैस ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है, मोलर मैस हमारे पास 16 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज पता है, आपने जस्ट उसको पुट करना है तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट है वो क्या है, देखें यहाँ पे जो हम R है, आपको पता है कि R जनरल गैस कांस्टेंट है, लेकिन R की जो वैल्यू है वो क्या करती है, वो वेरी करती है। ये जो मैंने 8.314 लिखी है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो मेरे पास आई थिंक ये है जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और ये जो यूनिट है ये कौन सा यूनिट है, ये बेसिकली हमारे का SI यूनिट है, R का SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ R। अब मैंने यहाँ पे R की वैल्यू ली है SI यूनिट में, तो जो मैंने यहाँ पे मोलर मैस लेना है, यू ऑलवेज टेकन इन आल्सो मोलर मैस आल्सो टेकन इन SI। तो SI यूनिट क्या है किसी भी चीज को अगर हम लें, दैट इज द किलोग्राम। हम लोग बेसिकली जो मोलर मैस की बात करते हैं वो हम किस में करते हैं, वो हम ग्राम में करते हैं। मैंने कहा 16 ग्राम पर मोल, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज व्हेन यू टेकन द मोलर मैस, फर्स्टली यू कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम। क्यों किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं,
क्योंकि आप यहाँ पे जो आर की वैल्यू, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो हम किस में ले रहे हैं, एसआई यूनिट में। ठीक है, ये मेरे पास एसआई यूनिट आर का है, इसकी क्या वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा भी आर की डिफरेंट वैल्यूज है, हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, एसआई यूनिट की वैल्यू को। तो अगर आप एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं जनरल गैस कांस्टेंट का, तो आपको मोलर मास के लिए भी जनरल गैस कांस्टेंट यूनिट ही यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए ये आपको यहाँ पे डिफरेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि आप कैलकुलेट करें वेलोसिटीज को, या प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी को। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो काम करना है, आपने मैस को पहले किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं करते, सिंपली ग्राम में लिखते हैं, इस वजह से उनके आंसर गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की आगे डिटेल में, तो एवरेज वेलोसिटी उसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द एवरेज स्पीड इज द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल्स की स्पीड है उन सबको सम करें और टोटल पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर दैट अ गैस हैविंग n मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, और उसकी ईच मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, v1 v2 v3 अप टू vn। सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, दैट इज यू कैन से दैट v1 v2 v3, हम इसको u1 u2 u3 से भी लिख सकते हैं, सबको ऐड करें n पे डिवाइड करते। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हमने यहाँ पे एक फॉर्मूले में n1 u1 या v1 लिखे हैं, n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसको आप इसकी पहले मॉलिक्यूल को उसकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, और टोटल पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एक इसका ये फार्मूला है, और जो इसका मैक्सवेल ने हमें फार्मूला दिया है, दैट इज द 8RT/m। ये पहले भी हम फार्मूला देख चुके हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम मोलर मास है, और जो पाई क्या है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है। जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड यू गॉट द एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बता दी गई है कि एक गैस है उसके इतने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, और हर एक मॉलिक्यूल की ये स्पीड है, तो भी आप लोग ये फार्मूला लगा के उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसी मोलर मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आपको मोलर मास गैस का रिक्वायर्ड होगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्टली इनटू किलोग्राम। सिमिलरली हमारे पास जो आगे है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये हमारे पास क्या है, बेसिकली व्हेन यू टेकन द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। जो आपके पास एवरेज वेलोसिटीज हैं, उस एवरेज वेलोसिटी का, ईच वेलोसिटी का अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं, तो वहां पे जो आपके पास वेलोसिटी आएगी अल्टरनेटिवली, आप इसको क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप ये देखें, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो एवरेज वेलोसिटी के अंदर है। डिफरेंस कहाँ है कि एवरेज वेलोसिटी, जो वेलोसिटीज हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, उनके वी आर जस्ट टेकन द स्क्वायर। तमाम मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल आपने स्क्वायर लिया, देन यू हैव टेकन देयर एवरेज, देन द रिजल्टिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे मैक्सवेल ने डिफाइन किया है, 3RT डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे RT वही है, क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड मोलर मास। अगेन अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आप इन फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल वेलोसिटीज बताई गई है मॉलिक्यूल की, जस्ट आपने उन वेलोसिटीज के स्क्वायर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है। अगर आपको मोलर मास बताया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को फॉलो करना है।
और फिर आपने उसके अंदर मैस का गिवन मैस जो आपको दिया जाएगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लास्ट वन जो हमारे पास है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी विच इज प्रपोज बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक आपके पास गैस मॉलिक्यूल है एक कंटेनर के अंदर, आपको पता है तमाम मॉलिक्यूल्स की एक जैसी वेलोसिटी नहीं है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने अटेन की हो, वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने अटेन की हो, उसको आप क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे आपके पास एक कंटेनर के अंदर 10 गैस के मॉलिक्यूल है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड कितनी है? जिनकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना, ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने अटेन की हुई है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटेन करते हैं वेलोसिटी को, उसको आप क्या कहते हो? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जिसके सबसे ज्यादा, देखिए मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा, प्रोबेबल का मतलब है चांस। तो सबसे ज्यादा जो चांस की वेलोसिटी है इस वक्त, उसको क्या कहा गया है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2RT/m। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2RT/m। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको PV के साथ भी नजर आ रहा है। ये PV क्या है? आपको पता है कि PV किसके इक्वल होता है? nRT के। ये हमारे पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है, nRT। तो अगर आप n को 1 कंसीडर कर लें तो PV इज इक्वल है RT के। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रेशर या वॉल्यूम भी दे दिया जाए किसी गैस का, तो भी आप उनकी एवरेज स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसको सिर्फ उन्होंने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, बाकी तमाम वैल्यूज वही है। जस्ट आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जो एवरेज वेलोसिटी है, हाउ वी फाइंड इट? 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम का अंडर रूट। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3RT डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है दैट इज 2RT डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। तो ये तीनों वेलोसिटीज की डेफिनेशन और इनके फार्मूलेस आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि आपको इनके मुतालिक न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का एक कंपैरिजन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2RT m/, अंडर रूट एवरेज वेलोसिटी 8RT पाई/m का अंडर रूट, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 3RT/m। अब अगर आप इनके फार्मूलाज में देखें तो देखिए कॉमन क्या है? RT/m हमारे पास कॉमन है। बचता हमारे पास सिर्फ जो सा है वो क्या है? यहाँ पे है √2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है पाई/8। पाई 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर उसको डिवाइड करें तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई हमारे पास 2.5 समथिंग आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास है 3 का अंडर रूट। तो इनकी जो रेशोज है वो बेसिकली हमारे पास है ये आती हैं, 2 √2 रेशो √8 पाई/√3। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी? सबसे बड़ी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है, और जो देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है। तो ये वेलोसिटीज है, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? वो सिर्फ इस न्यूमेरिकल डेटा का है। ये न्यूमेरिकल हमारे पास जो वैल्यू डिजिट्स हैं ये कैसे आए हैं? ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेरिवेशन से आए हैं। इन मैक्सवेल डेरिवेशन जो लॉ है उसको जब फर्दर ड्राइव किया गया था तो उसने हमें ये 3 डिफरेंट वेलोसिटीज बताई थी कि ये 3 डिफरेंट तरह की जो वेलोसिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसमें एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये अभी हम लोग देख चुके हैं।
आगे हमारे पास जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है। ठीक है, आपको पहले ये बात बताई थी कि हम लोगों को अगर किसी एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो फाइंड आउट की जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग एक पर्टिकुलर गैस का फ्रैक्शन बना लें। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा, उस फ्रैक्शन को बनाने से हमें एक रेंज मिल जाएगी, और जब हम वो रेंज के अंदर देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली स्पीड पता चल जाएगी। सबसे पहले जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है, इसने मॉलिक्यूलर स्पीड को या मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, एंड इट गिव अस अ प्लॉट, जिसने इसने हमें एक ग्राफ दिया था, जिस और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये देखिए आपको नीचे नजर आ रहा होगा, इस ग्राफ को प्रेजेंट किया था मैक्सवेल ने, और इस मैक्सवेल ने हमें बताया क्या था, कहा था कि ये जो ग्राफ है इसके एक्स एक्सिस पे आप स्पीड ले लें और वाई एक्सिस पे आप क्या ले लें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, और जो प्लॉट ड्रॉ किया था वो कुछ ये बेल शेप्ड आया था। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम यहां से शुरू करें तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, 0। जैसे जैसे आप ये ग्राफ आगे मूव करेंगे तो स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब स्पीड कम है उस वक्त मॉलिक्यूल की क्या रेशो है, फ्रैक्शन कितना है, देखें बहुत कम है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, और हमने यहाँ पे भी देखा कि जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे अगर अगेन आप मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन देखते हैं तो क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, इस ग्राफ से हमें पता चला कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बिल्कुल 0 है वो भी बहुत कम है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनका भी फ्रैक्शन बहुत कम है। बट यहाँ पे एक पीक थी, ये यहाँ पे पीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जहां पे सबसे ज्यादा, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे आई है ये कौन सी वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन ने अटेन की हुई थी। अभी हम पीछे एक टर्म पढ़ के आए हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है, वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटेन करते हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमें क्या बताता है, इसने हमें ये ग्राफ बताया और इसने एक्सप्लेन किसको किया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की गई, जब उसने एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन स्पीड एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको हम n से भी डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और स्पीड के दरमियान तो हमारे पास एक बेल शेप्ड आई। वहां पे जो पीक थी, पीक का क्या मतलब है कि दैट इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। यहां से आगे जब गए तो दोबारा से डिक्रीज होने लगी। तो ये जो रिडक्शन हुई थी, ये जो डिक्रीज आगे वैल्यू चली गई थी, इससे क्या हुआ, इससे पता चला कि यहाँ पे जो मॉली, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं और यहाँ से मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन देखूं तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या है, वो वैल्यू कम है। बट दिस इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हैविंग दिस वन स्पीड। तो ये उसने उसको क्या नाम दे दिया, उसने कहा इट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का कर्व है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में। ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये कैसे अटेन हुई है, इस बेल शेप्ड कर्व से। और इस कर्व से ये बात बहुत क्लियर होती है कि ये जो पीक थी, ये पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस पीक इफ यू ड्रॉ अ लाइन पर्टिकुलर एट द परपेंडिकुलर, it is the fraction of the molecule, maximum fraction of molecule that attain this one velocity. And you know that the maximum fraction of molecule that attain the velocity, it is called most probable velocity. तो जो most probable velocity है
ये जो थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से सबसे पहले एक्सप्लेन हो चुकी होती है, ठीक है। इसके बाद ये उसी की ही डिस्क्रिप्शन है कि जो पीक ऑफ द कर्व कुड रिप्रेजेंट द प्रोबेबल वेलोसिटी, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा फाइंड है। आप अगर इस ये जो कर्व है अगर आप इसको भी देखें तो ये देखें ये जो पूरा कर्व है बेसिकली इसका एरिया आपको क्या बताता है, ये जो पूरा एरिया है ये क्या बता रहा है इस कर्व के अंदर का, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम पहले बात कर चुके हैं वो भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बहुत अच्छे हमें पता चल सकता है। यहाँ पे कोई भी आप लाइन खींच लें, ठीक है, कोई भी आप अगर स्लोप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्लोप बना लिया है, देखेंगे मुझे बता देगा नंबर ऑफ फ्रैक्शन। कहीं पे भी आप बनाएं तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी पर्टिकुलर वेलोसिटी की। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल में आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वेलोसिटी की, तो आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस के बारे में पढ़ा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस के पोस्टुलेट्स क्या थे। उस पोस्टुलेट से हमें पता चला था कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस में रैंडम मोशन होते हैं, वो जो उनसे हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन होती है तो वेलोसिटीज बदल जाती हैं, ये उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब वो जो वेलोसिटीज बदल जाती हैं देन हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटीज, and it is impossible to calculate the velocity for the single molecule, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए किया गया था कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई। डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसके लिए हमें एक कर्व चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज चाहिए थी। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज किसने बनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो फर्स्ट टाइम प्रपोज की थी वो किसने की थी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें बताया है उसके मुताबिक जो एक्स एक्सिस है वहां पे आप स्पीड लेंगे, ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बेसिकली बेल शेप्ड है। बेल शेप्ड का क्या मतलब है कि एज यू इंक्रीज द स्पीड द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आर आल्सो इंक्रीज बट अप टू अ लिमिट। एक लिमिट के बाद अगेन वो डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्लियरली अंदाजा लगाया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम है उनका भी फ्रैक्शन बहुत कम है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनका भी फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन मतलब कि उनके भी अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। लेकिन कुछ ऐसा फ्रैक्शन भी मौजूद है जिनकी स्पीड तो एवरेज है, जिनकी स्पीड ना तो कम है ना ज्यादा है, कहीं दरमियान में है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने अटेन की हुई है, और हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी दैट अटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हमें इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो क्लियर कट वैल्यू है वो आइडेंटिफाई हो चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने वेलोसिटीज डिस्कस की हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या थी, द सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। सिमिलरली जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो उसका नाम ही बता रहा है कि जो मीन वेलोसिटी है उनका अगर आप लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीनों वेलोसिटीज को जो डिराइव किया है वो मैक्सवेल ने किया है ऑलरेडी, और उसके पर्टिकुलर फार्मूलाज है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन, आपको इस तरह एग्जांपल दी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये पर्टिकुलर जो फार्मूलाज दिए गए हैं, जो ड्राइव किए गए हैं यहाँ पे, इनको यूज करना है, इनके अंदर रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करना है। हमेशा जो आर की वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी, दैट इज द 8.134 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा यूनिट आपने इसका यूज किया है। हमने मैस को आपने ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, हो सकता है आपको सेंटीग्रेड में दिया जाए। यू नो दैट अगर सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में क्या करते हैं, जस्ट यू हैव ऐड द 273, आपने उसमें ऐड करना है, इन रिस्पेक्टिव फार्मूलाज में पुट करें तो आपको रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज पता चल जाएंगी। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आपका न्यूमेरिकल्स कुछ अगर आए पूछे जाए तो आपने उनको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है, जो स्टेट है वो क्या कहता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी बकायदा जो एक फार्मूला, उसकी जो डेरिवेशन है उसको डील करेंगे, और देखेंगे कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे डील करता है वेलोसिटीज को, डिफरेंट गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज है उसको, और उस वेलोसिटीज पे जो क्या इफेक्ट है टेम्परेचर और मैस का, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। नो मैम, समझ आ गई, थैंक यू मैम। ये फार्मूले की डेरिवेशन भी करनी है? वैसे मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इसको जो डेरिवेशन वाला काम है, क्योंकि अभी आई डोंट नो अब आपके जो फाइनल है वो फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो अगर डेरिवेशन हुई तो छोटी मोटी डेरिवेशन होगी, अदरवाइज हम जस्ट जो फाइनल एक्सप्रेशन है उन पे चले जाएंगे और देखेंगे कि उन फाइनल एक्सप्रेशन से हमें क्या होता है। अली रजा कह रहे हैं कि फिजिकल पेपर होंगे, आर यू श्योर कि फिजिकल होंगे? मैम जो मुल्तान वाले हैं ना, उन्होंने तो फिजिकल कह भी दी।